नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो यहाँ पर आज आपके लिए बायोलॉजी जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज मिलते ही रहें। तो आइए शुरू करते हैं आपका बायोलॉजी का पहला प्रश्न। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, जैविक नाम प्रायः किस भाषा में होते हैं? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लैटिन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जैविक नाम पद्धति है, इसमें आपके जो जैविक नाम होते हैं उनको हमेशा आपके जो होते हैं वह लैटिन भाषा में होते हैं। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो ये जैविक नाम होते हैं इनको हमेशा जो थोड़ा जो अक्षर होते हैं थोड़ा टिल्ट होते हैं, यानी इनको थोड़ा तिरछे अक्षरों में जैविक नाम को प्रायः लिखा जाता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, जैविक नाम में पहला अक्षर किसको बताता है? और आप लोगों का सही जवाब होगा ऑप्शन बी वंश। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जैविक नाम होता है तो इसमें आपके जो है दो अक्षर होते हैं। तो इसमें जो आपका पहला वाला अक्षर होता है वह आपका वंश को बताता है। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर जैविक नाम में पहला अक्षर को जो वंश को बताता है वह बड़े अक्षर में होता है। तो जो आपका पहला अक्षर होता है वो आपका बड़े अक्षर में लिखा जाता है, और जो दूसरा अक्षर होता है यह आपका जो स्पीसीज होती है, जो जाति होती है, उसको बताने का काम करता है। और यह आपका छोटा होता है, यानी आपका जो पहला वाला अक्षर होता है जो वंश को बताता है वह बड़े अक्षर में लिखा जाता है, और जो दूसरा वाला होता है जो जाति को बताता है वह जो लिखने का तरीका होता है वह उससे थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है। फिर आप देख सकते हैं जो वंश होता है यह आपका समीपस्थ संबंधित स्पीसीज, यानी जो आपकी जो संबंधित जाति होती है उसका जो समूह होता है उसको आपको जो है वंश कहा जाता है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। यानी बोलने का मतलब यह है कि एक वंश में जितने भी जाति होंगी उन जाति के जो गुण होंगे वो अन्य जो भी आपके वंश की जो जाति होगी उनकी तुलना में आपके समान होंगे। यानी समान वंश के जितने भी जाति के जो आपके जैविक होंगे, जंतु होंगे, उनके जो है गुण समान होंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आपको जो है इसके बारे में ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका जो जो अगला प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी साइनस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वायु से भरी शारीरिक गुहा है उसका जो उदाहरण है वह है साइनस। फिर अगला प्रश्न है आज का जो वह है, बैक्टीरिया को उनके आकार के समूहों के अनुसार कितने समूहों में बांटा गया है? और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चार समूह। तो आपको ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया को उनके शेप्स के अनुसार टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर देख सकते हैं आप, बैक्टीरिया को उनके आकार के अनुसार 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और वो 4 ग्रुप हैं, पहला है गोलाकार यानी स्पेरिकल, दूसरा होता है छड़ाकार, इसको कहा जाता है रॉड शेप, तीसरा होता है सर्पिलाकार जिसको कहा जाता है ट्विस्टेड, एंड फिर होता है कॉमा शेप यानी कॉमाकार। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 4 ग्रुप हैं बैक्टीरिया को आकार के अनुसार 4 समूहों में बांटा गया है, स्पेरिकल, रॉड शेप,
ट्विस्टेड, और चौथा है कौमाकार। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर अगली बात आपको ध्यान रखनी है, जो बैक्टीरिया है ये आपका अगर पूछा जाए किस जगत के अंतर्गत आता है, तो बैक्टीरिया आपके मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी लोगों को जो है वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक करें, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर अगला प्रश्न है, प्रोटोजोआ होते हैं, तो आपको बताना है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परपोषी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं, जीव जंतु, वे सारे के सारे आपके परपोषी होते हैं। और इसके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है, तो आप देख सकते हैं सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परजीवी के रूप में रहते हैं। तो जितने भी आपके प्रोटोजोआ संघ के होते हैं वे सारे के सारे परपोषी होते हैं, और ये सारे के सारे आपके जो परजीवी होते हैं उसके रूप में रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है, तो इनमें से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण, वायरस के कारण फैलता है या होता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खसरा। तो यहाँ पर जो आपका खसरा रोग है यह विषाणु जनित रोग है, यानी आपका जो विषाणु है, जो वायरस है, उसके कारण खसरा रोग होता है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, फियोफाइसिस का अन्य नाम है। और इसका सही जवाब होगा, जो आपका फियोफाइसी है इसका जो अन्य नाम है वो है ऑप्शन बी, भूरे शैवाल। तो जो फियोफाइसी है इनको ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल का जो अन्य नाम है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है फियोफाइसी। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है, देख सकते हैं भूरे शैवाल मुख्यतः समुद्री आवास में पाए जाते हैं, और इसका अन्य नाम हो गया फियोफाइसी। फिर अगला है, हरे शैवाल का अन्य नाम होता है क्लोरोफाइसी। तो इसको भी आप ध्यान रखें, भूरे शैवाल का हो गया फियोफाइसी, हरे शैवाल का क्लोरोफाइसी, और जो लाल शैवाल होता है रेड एल्गी इसका होता है रोडोफाइसी। तो आपको ध्यान रखना है कि भूरा हो गया आपका जो शैवाल फियोफाइसी, हरा शैवाल क्लोरोफाइसी, और लाल शैवाल रोडोफाइसी। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, पुष्प में कितने चक्र होते हैं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फ्लावर होता है, जो पुष्प होता है, उसमें आपके टोटल 4 चक्र होते हैं। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान रखनी है, तो आप देख सकते हैं वो 4 चक्रों के नाम है। पहला है कैल्किस, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है पुमंग, और चौथा होता है जायांग। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो आप इसको ध्यान रख रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखें, पुष्प में 4 चक्र होते हैं, और वो 4 चक्रों के नाम हो गया कैल्किस, कोरोला, पुमंग और जायांग। तो ये 4 चक्र आपके पुष्प में पाए जाते हैं, और इनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको जो ध्यान रखनी है, तो आप देख सकते हैं कैल्किस पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। तो यहाँ पर ये आपका थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो ये होगा आपका बाहरी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कैल्किस होता है यह पुष्प का सबसे बाहरी पर जो आपका चक्र होता है वह होता है कैल्किस। इसकी बाहरी इकाई को बाह्य दल कहते हैं। तो जो इसकी जो बाहरी यूनिट होती है, इकाई होती है, इसी को आपका बाह्य दल के नाम से जाना जाता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि जो बाह्य दल होता है यह आपकी कली की अवस्था में फूल की रक्षा करने का काम करते हैं। तो जो बाह्य दल होते हैं यही आपका जब फूल कली के रूप में होता है तो उसकी रक्षा करने का काम ये बाह्य दल या कैल्कीस करते हैं। फिर इससे जुड़ी कुछ और अन्य बातें जो आपको ध्यान रखनी है, कोरोला पंखुड़ी का बना हुआ होता है। तो जो कोरोला दूसरा भाग है यह आपका
पंखुड़ी से मिलकर बना हुआ होता है और ये आपके चमकीले होते हैं। तो जो कोरोला होता है ये आपका चटक रंग के होते हैं। ये इसीलिए चटकीले होते हैं कि जिससे आपके कीट आकर्षित हो सके और जब आपके कीट आपके फ्लावर पर आकर्षित होंगे तो वहाँ पर परागण की क्रिया हो सके। तो आपको ध्यान रखना है कि कोरोला पंखुड़ी का बना होता है, यह चमकीला होता है और चमकीला इसलिए होता है कि जिससे कीटों को अट्रैक्ट कर सके और जिससे पुष्प में आपकी परागण की क्रिया हो सके। फिर आपको अगली ध्यान रखनी है जो बात पुमंग। तो जो पुमंग होता है वह पुंकेसरों से मिलकर बनता है। तो जो पुमंग है यह आपका पुंकेसर से मिलकर बनता है। तो इतनी सारी बातें आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है। फिर अगला प्रश्न है वह है निमोनिया डॉट डॉट की सूजन के कारण होता है। और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फेफड़े। तो जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, अगर उनमें सूजन आ जाती है तो जब निमोनिया की बीमारी होती है तो इससे आपके जो फेफड़े होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि निमोनिया फेफड़े की सूजन के कारण होता है। फिर अगला प्रश्न है आपका उपकला उतक कितने प्रकार के होते हैं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दो प्रकार के। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उपकला उतक होते हैं यह आपके टोटल दो प्रकार के होते हैं और इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है आप देख सकते हैं। उपकला उतक दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल उपकला उतक, दूसरा होता है संयुक्त उपकला उतक। तो आपको ध्यान रखना है सरल उपकला उतक और संयुक्त उपकला उतक। और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें कुछ और है जो ध्यान रखनी है तो आप देख सकते हैं। सरल उपकला उतक एक ही स्तर का बना होता है। यानी आपका जो सरल उपकला उतक है यह आपका एक ही लेयर का बना हुआ होता है। यह देह गुहाओं, वाहिनियों और नलिकाओं का आस्तर होता है। फिर अगली बात आपको जो ध्यान रखनी है काफी महत्वपूर्ण, संयुक्त उपकला उतक जो होता है यह कोशिकाओं की दो या दो से अधिक स्तरों की बनी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सरल उपकला उत्तक होता है यह एक ही लेयर का बना हुआ होता है, परंतु संयुक्त वाला जो उपकला उत्तक होता है यह कोशिकाओं की दो या दो से अधिक लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है। फिर अगली जो काफी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका सरल उपकला उतक होता है यह आपका तीन प्रकार का होता है। तो काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सरल उपकला उतक तीन प्रकार का होता है। पहला सल्की उपकला, दूसरा घनाकार उपकला और तीसरा स्तंभाकार उपकला। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि उपकला उतक दो प्रकार के होते हैं, सरल और संयुक्त। फिर आपको ध्यान रखना है जो सरल उपकला ऊतक होता है उसका एक ही लेयर से बना हुआ होता है, जबकि आपका संयुक्त उपकला ऊतक दो या दो से अधिक कोशिकाओं की लेयर से मिलकर बनता है। फिर अगली बात ध्यान रखनी है, सरल उपकला ऊतक तीन प्रकार का होता है, सल्की उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान रखनी है। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दें, जल्दी से वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपको हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको ऐसे वीडियोज मिलते रहें। और कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो कैसा लगा। फिर आपका जो अगला प्रश्न है वह है विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। और इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए अनाज यानी ग्रेन्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जो विटामिन बी है इसका जो सबसे समृद्ध स्रोत होता है वह होता है आपका अनाज। जो दालें होती है इसमें आपका जो है प्रोटीन काफ़ी मात्रा में, अगर प्रोटीन्स की बात करें तो दालों में पाया जाता है। और विटामिन बी की बात करें तो यह आपका प्रचुर मात्रा में जितने भी आपके अनाज होते हैं उनमें पाया जाता है। और अंगूर की बात करें तो यहाँ पर आपका विटामिन सी आपका जो है पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको ध्यान में रखनी है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट कर कर कमेंट बॉक्स में दें कि
मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वह कौन सा है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो इन चार में से कौन सा वाला ऑप्शन सही है? आप कमेंट कर कर बताएं कि कौन सा अंग सबसे बड़ा है। तो और आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोज आने वाले टाइम में मिलते रहें।